अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 10 चैप्टर और 11 वाला पढ़ चुके हैं हम। चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे जिसका नेम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में हम पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर में कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में या मुख्तलिफ़ सिस्टम में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, राब्ता होता है और फिर वो काम जो है वो कंट्रोल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम जैसे लिख रहे हैं, कुछ लिखने में सिर्फ हमारी आइज़ ही नहीं काम कर रही बल्कि हमारे हाथ जो हैं वो उसको लिख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम अपने जहन पर ज़ोर डाल रहे हैं, हमारे मसल्स जो हैं वो उसको लिखने में जो इस्तेमाल हो रहे हैं, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हो रही है। तो जब भी हम कोई एक काम करते हैं, आपने 9th क्लास में एक पढ़ा था, एग्ज़ाम्पल पढ़ी थी एक्सरसाइज वाली। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो सिर्फ उस टाइम पर हमारे मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होते बल्कि उस टाइम पर हमारी हार्ट बीट और हमारा ब्रीथिंग रेट जो है वो भी तेज़ हो जाता है। तो इस तरह से जिस्म में जब कोई काम होता है, एक फंक्शन, तो उस टाइम पर कोई एक सिस्टम काम नहीं करता बल्कि बहुत सारे सिस्टम आपस में मिलजुल कर काम स्टार्ट कर देते हैं। तो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो टॉपिक है मेन, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की टाइप्स कितनी है? टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो ये राब्ते का निज़ाम है, इसकी कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की कितनी टाइप्स होती हैं? 2। कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक कोऑर्डिनेशन होती है हमारे अंदर या ऑर्गेनिज़म्स में जिसे कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और सेकंड वन है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन कौन सी कोऑर्डिनेशन को कहेंगे? ऐसी कोऑर्डिनेशन जो हमारा नर्वस सिस्टम, नर्वस कोऑर्डिनेशन किसके ज़रिए से हो रही है? जिसको कौन कंडक्ट करेगा? हमारा नर्वस सिस्टम इसका रिस्पॉन्सिबल है। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम। इसके लिए कौन सा सिस्टम होगा हमारे पास? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? सारा ग्लैंड्स का, पूरी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं जो डिफरेंट हार्मोन्स बनाते हैं, केमिकल्स बनाते हैं, वो ग्लैंड्स का जो सारा सिस्टम है उसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जब मिलते हैं तो नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के ज़रिए से हो रही है। केमिकल कोऑर्डिनेशन कौन करवाता है? हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, ये जो केमिकल वाला सिस्टम है। अब अगर हम देखें एनिमल्स को तो उनमें कौन सी होती है और प्लांट्स में इनमें से कौन सी वाली कोऑर्डिनेशन हो रही है? जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन भी हो रही है और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी हो रही है। नर्वस प्लस केमिकल, दोनों तरह की कोऑर्डिनेशन इसमें हो रही है एनिमल्स में। उनमें एंडोक्राइन सिस्टम भी मौजूद होता है, उनमें नर्वस सिस्टम भी होता है। जबकि अगर हम प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स में क्या होती है? क्या प्लांट्स के पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है? नहीं। तो इसलिए प्लांट्स जो है उनके पास सिर्फ, उनके अंदर कौन सी वाली कोऑर्डिनेशन होगी? जस्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो जो एनिमल्स हैं उनमें नर्वस और केमिकल दोनों हो रही है, प्लांट्स में सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एक सेल वाले जानवर हैं, उनमें कैसे होती है? उनमें कोऑर्डिनेशन का रिस्पॉन्सिबल कौन है? उनमें भी सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रही है। ऐसे जानवर जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं उनमें भी सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। उसके बाद जब कोई भी कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है, कोई भी ऐसा काम होता है जिसमें मिलजुल कर कोई सिस्टम का चल रहे हैं, तो उसके 5 कंपोनेंट्स हैं। जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है, उसके कितने कंपोनेंट्स हैं?
इसके नाम से पता चला नहीं, ऐसा एक्शन जिसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। तो उसके कितने कंपोनेंट्स हैं? 5 कंपोनेंट्स, यानी 5 कंपोनेंट्स पर वो मुश्तमिल है। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले बाहर से हमें क्या मिलेगी? कोई चेंज, जिसे कहते हैं हम स्टिमुलस। उसके बाद सेकंड नंबर पर स्टिमुलस को रिसीव किसने करना है? जो हमारे बॉडी के पार्ट रिसीव करेंगे वो क्या होंगे? रिसेप्टर। रिसेप्टर उसको कहाँ भेज देंगे आगे? उस मैसेज को, जो भी उन्होंने बाहर से स्टिमुलस लिया है, उसको आगे भेजेंगे हमारे कोऑर्डिनेटर के पास, जो कंट्रोल करेगा, जो आगे बताएगा कि आगे क्या करना है। कोऑर्डिनेटर उसको लेगा उस मैसेज को और आगे दे देगा इफ़ेक्टर को, जो बॉडी के ही ऑर्गन्स होंगे जिन्होंने आगे इफ़ेक्ट करना है। इफ़ेक्ट क्या करेंगे वो आगे? वो कोई आगे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, कोई रद्द अमल शो करेंगे। तो कोऑर्डिनेटेड एक्शन के 5 कंपोनेंट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कंपोनेंट्स के नेम बताएं जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन में होते हैं। स्टिमुलस यानी कोई चेंज, उस स्टिमुलस को रिसीव किया जिस भी बॉडी पार्ट ने, वो है रिसेप्टर। रिसेप्टर आगे उसको मैसेज को भेजते हैं कोऑर्डिनेटर के पास, कोऑर्डिनेटर आगे भेजेगा इफेक्टर के पास, और इफेक्टर से आगे क्या प्रोड्यूस होता है? रिस्पॉन्स, यानी जवाब। अब हम थोड़ी सी इनकी डिटेल देखते हैं, इन 5 कोऑर्डिनेटेड एक्शंस की, कंपोनेंट्स की। नंबर 1 है हमारे पास स्टिमुलस। अब स्टिमुलस क्या है? कोई भी चेंज। स्टिमुलस क्या होता है? एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट जो क्या करता है, किसी ऑर्गेनिज्म में प्रोवोक करता है, उसको, उसमें तहरीक पैदा करता है कि वो आगे से क्या शो करे? कोई रिस्पॉन्स, कोई वो आगे से चेंज शो करे। तो कोई भी चेंज जो एनवायरनमेंट में आता है, जिसकी वजह से जानदार में कोई तब्दीली वो शो करता है, कि उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स शो करता है, इस चेंज को क्या कहते हैं? स्टिमुलस। जैसे कि एग्जांपल्स क्या हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा बाहर ठंड है, टेम्परेचर कम हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया है। हीट, कोल्ड, पेन, ये क्या है? ये स्टिमुलस है जो हमें बाहर से मिल रहे हैं हमारी बॉडी को। अब इनके नतीजे में हमारी बॉडी जो है वो कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेगी। अगर हमें बहुत गर्मी लग रही है तो हम भी उसके नतीजे में कुछ बंदोबस्त करेंगे। सर्दी लग रही है, उसके नतीजे में हम कोई रिस्पॉन्स शो करेंगे। कोई पेन रिसीव हुई है, कोई ऐसा स्टिमुलस जिसके नतीजे में हमें पेन हमारी बॉडी के किसी पार्ट में हुई है, तो हम, ये क्या है? हमारे लिए स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस क्या है? कोई भी चेंज इन्वायरमेंट में। अब इस चेंज को जिसने रिसीव किया वो कौन होंगे? रिसेप्टर। तो सेकंड कंपोनेंट क्या है हमारे पास? रिसेप्टर। रिसेप्टर कौन होते हैं? बॉडी के ही वो वाले पार्ट्स जो क्या करते हैं? उस चेंज को या स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। बॉडी पार्ट्स जिन्होंने क्या किया? रिसीव किया है। किसको? स्टिमुलस को। उन बॉडी पार्ट्स को कहते हैं हम रिसेप्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हीट है या कोल्ड है, उसको किसने रिसीव किया? हमारी स्किन ने। तो यहाँ स्टिमुलस हीट थी, उसको रिसीव कौन कर रहा है? स्किन। इसी तरह हमारी आइज़ जो हैं वो किसी चीज़ को देखती हैं, जैसे सनलाइट को। अब सनलाइट को किसने रिसीव किया है? हमारी आइज़ ने। आइज़ क्या हो जाएंगी यहाँ पर? रिसेप्टर। हमारे कान जो है वो कोई आवाज़ सुन रहे हैं, तो साउंड जो है उसके लिए रिसेप्टर कौन है? हमारे ईयर्स। इसी तरह कोई स्मेल है, उसके लिए रिसेप्टर कौन है? स्मेल। स्मेल को किसने स्मेल करना है? हमारे नोज़ ने। तो स्मेल के लिए रिसेप्टर कौन होगा हमारे पास? नोज़। तो कोई भी ख़ास कोई स्टिमुलस आया, उसको बॉडी का कोई ख़ास पार्ट रिसीव करता है, तो वो क्या कहलाता है? रिसेप्टर। अब रिसेप्टर के बाद आगे मैसेज किसके पास जाना है? इन्होंने मैसेज किसके पास पहुंचाना है? कोऑर्डिनेटर के पास। तो थर्ड कंपोनेंट है हमारा
कोऑर्डिनेटर। अब कोऑर्डिनेटर कौन है? हमने दो यहाँ पर टाइप्स पढ़ी थी, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब हम उन दोनों के नाम यहाँ लिखते हैं। एक है हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन और सेकंड है हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन। एक नर्वस कोऑर्डिनेशन है और दूसरी केमिकल कोऑर्डिनेशन है। अब इन दोनों में कोऑर्डिनेटर कौन होगा? अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन हो रही है, अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज आएगा तो हम देखते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेटर कौन है। इन दोनों में, नर्वस वाले में कोई और कोऑर्डिनेटर होगा। अगर ये वाली कोऑर्डिनेशन हो रही है केमिकल वाली, तो कोऑर्डिनेटर कौन होगा? अब अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन है, कोई मैसेज था जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड था, तो कोऑर्डिनेटर कौन कौन होगा यहाँ पर? यहाँ ब्रेन के पास मैसेज आएगा या फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? रीढ़ की हड्डी के अंदर वर्टिब्रल कॉलम में नर्व्स ऑफ बंडल ऑफ नर्व्स है। नर्व्स का जो एक बंडल होता है सेंटर में, जो मैसेजेस को रिसीव भी कर रहा है और कोऑर्डिनेटर का काम भी करता है, मैसेजेस आगे भी पहुंचाता है। तो नर्वस कोऑर्डिनेटर कौन कौन है हमारे पास? ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है। अगर ऐसे एक्शंस हैं जिनको नर्वस सिस्टम ने कंट्रोल करना है, तो यहाँ मैसेज आएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास या फिर ब्रेन के पास। अब अगर वो वाले जानदार हैं जिनके अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रही है, तो फिर कोऑर्डिनेटर कौन होगा? यहाँ पर कोऑर्डिनेटर कौन? एंडोक्राइन सिस्टम, जो किस पर मुश्तमिल होता है? ग्लैंड्स पर। तो अब बाहर से तो जिस भी रिसेप्टर के पास, जिस भी बॉडी के पार्ट के पास, वो प्लांट है, वो एनिमल है, वो कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके जिस भी बॉडी के पास वो इन्फॉर्मेशन आ गई, उसने आगे किसको पहुँचानी है? अगर उनके पास नर्वस सिस्टम है और वो काम नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो वो इन दोनों में से किसी न किसी कोऑर्डिनेटर के पास पहुँचेगी। लेकिन अगर वो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, तो वो उसका कोऑर्डिनेटर कौन होगा? सिर्फ ग्लैंड्स होंगे। वो कोई भी ग्लैंड हो सकता है बॉडी में। उसके बाद नंबर 4 कंपोनेंट क्या करेगा? नंबर 4 कंपोनेंट कौन सा है? नंबर 4 है इफेक्टर्स। अब इफेक्टर नाम से क्या पता चल रहा है? इफेक्ट यानी जिन्होंने असर करना है। ये भी क्या होते हैं? बॉडी के वो वाले ऑर्गन्स जिन्होंने इफ़ेक्ट करना है। अब ये भी नर्वस कोऑर्डिनेशन है, अगर जिसमें ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर था, ये आगे किसका, इसका इफेक्टर कौन होगा? इसमें इफेक्टर कोई और होंगे। अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन है जिसमें कोऑर्डिनेटर ग्लैंड है, तो ये आगे मैसेज किसी और इफेक्टर को भेजेगा। इन दोनों के इफेक्टर्स भी आगे सेपरेट होंगे। तो इफेक्टर कौन कौन से हैं? अगेन हम यहाँ लिखते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन में कौन होंगे? अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन वाली हो रही है और अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रही है, तो इफेक्टर कौन होगा? अब यहाँ पर कोऑर्डिनेटर कौन था? ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन्होंने मैसेज आगे जिसको देना है वो कौन होंगे? इफेक्टर्स। वो कौन कौन हो सकते हैं? वो मसल्स भी हो सकते हैं हमारी बॉडी के, या वो ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर ग्लैंड्स जो हैं वो इफेक्टर हैं, जबकि यहाँ पर ग्लैंड्स जो हैं वो कोऑर्डिनेटर है। हाँ, केमिकल कोऑर्डिनेशन में ये कोऑर्डिनेटर हैं। अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन हो रही है, तो ये इन कोऑर्डिनेटर का आगे से, यानी वो इनको भी मैसेज दे सकता है। तो ब्रेन जो है वो ग्लैंड्स को भी मैसेज दे सकता है। ये इसके इफ़ेक्टर भी बन सकते हैं। ये कोऑर्डिनेटर होगा और ये आगे उसके इफ़ेक्टर भी हो सकते हैं। तो अगर वो मैसेज मसल से रिलेटेड होगा तो मसल्स तक आ जाएगा। अगर वो मैसेज ग्लैंड से रिलेटेड होगा तो ग्लैंड्स इफ़ेक्टर होंगे। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसमें ग्लैंड्स कोऑर्डिनेटर थे, ग्लैंड्स कोऑर्डिनेटर हैं, तो इसका इफ़ेक्टर कौन कौन हो सकते हैं? इसका इफ़ेक्टर मुख्तलिफ टारगेट टिश्यूज़, यानी जो उनका टारगेट है वो मुख्तलिफ टिश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हम पढ़ के हैं, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट था। जैसे यहाँ पर बोन्स, मुख्तलिफ बोन्स को ये मैसेज दे सकते हैं कि उनको ज़रूरत है आगे एक्शन की, रिएक्शन की। या हमारा लीवर,
ये सारे क्या हो सकते हैं, ग्लैंड्स के इफ़ेक्टर, जिन्होंने आगे इफ़ेक्ट करना है। और लास्ट हमारा कंपोनेंट है हमारे पास नंबर 5, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होता है, जवाब देना। अब कौन जवाब देंगे, ये जो इफ़ेक्टर्स हैं ये क्या करेंगे, जिस तरह का इनके पास मैसेज आया है उसके अगेंस्ट उसी से रिलेटेड ये जवाब या रिस्पॉन्स शो करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्टिमुलस क्या आया था, हीट। स्टिमुलस क्या था हमारे पास, हीट, यानी हमने किसी गर्म चीज़ को टच किया हमारे हैंड ने, मैसेज गया हमारे कोऑर्डिनेटर के पास, नर्वस सिस्टम के पास। इसने आगे मैसेज देना है हमारे मुख्तलिफ मसल्स को कि वो क्या करें, क्या हम हाथ वहीं पर रखेंगे, नो, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जो होगा तो हम हाथ पीछे खींच लेंगे। ये क्या है, हमारा हाथ पीछे खींचना क्या है, रिस्पॉन्स है। इसी तरह सनफ्लावर है, सूरजमुखी का फूल, जैसे जैसे सनलाइट निकलती है, सूरज निकलता है, तो वो क्या करता है, रिस्पॉन्स क्या शो करता है, सूरज की तरफ मुँह करता है, इसलिए उसका नाम ही सनफ्लावर है। तो ये उसका रिस्पॉन्स है, ये उसमें केमिकल रिलीज़ हुए उन्होंने, ये प्लांट की एग्जांपल आ गई। तो हमारे अंदर क्या एग्जांपल, हमने जैसे हाथ पीछे खींच लिया या हमें सनलाइट बहुत ज़्यादा मिल रही है सामने से तो हमने आइज़ क्लोज़ कर दी, ये हमारा रिस्पॉन्स है। तो रिस्पॉन्स क्या होता है, जैसे हमारा पुल हैंड्स, पुलिंग आवर हैंड फ्रॉम वेरी हॉट ऑब्जेक्ट, कि बहुत गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया तो हम क्या करेंगे, फ़ौरन से रिस्पॉन्स क्या शो करेंगे, हाथ पीछे खींचेंगे, पुलिंग आवर हैंड। तो ये है हमारा रिस्पॉन्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था, यहाँ पे क्या होगा, मैसेज बॉडी के किसी भी पार्ट यानी रिसेप्टर के पास आया, रिसेप्टर आगे से उसको नर्व इम्पल्सिस की फॉर्म में किसके पास ले जाएगा, कौन लेके जा रही है, नर्व इम्पल्सिस। यहाँ पर मैसेज कौन लेके जा रही है, नर्व इम्पल्सिस। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स जो हैं वो डायरेक्टली ब्लड में एंटर होते हैं और जो टारगेट पॉइंट है या टारगेट टिश्यूज़ है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन होगी तो रिसेप्टर किसको मैसेज देंगे, या ब्रेन को या फिर स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ से फिर आगे मैसेज ले जाती हैं ये नर्व इम्पल्सिस की फॉर्म में मैसेज आता है, नर्व्स ले गई किसके पास, हमारी इफ़ेक्टर। इफ़ेक्टर कौन है यहाँ पर, जैसे हमने कहा इसके इफ़ेक्टर कौन है, मसल्स या फिर ग्लैंड्स, तो ये उनके पास पहुँचा देंगे। इस तरह से वो आगे से क्या करेंगे, मसल्स या ग्लैंड्स आगे रिस्पॉन्स शो करेंगे। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, यहाँ पर मेन डिफरेंस इनका क्या है, इनकी डायग्राम्स भी आपने करनी है जो बनी हुई हैं एंड पे। इसमें क्या होगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन में रिसेप्टर ने स्टिमुलस को रिसीव किया, रिसेप्टर ने क्या किया, उसको कोई स्टिमुलस मिला बाहर से, ये रिसेप्टर क्या करेगा, केमिकल्स की फॉर्म में मैसेज को पहुँचाएगा ब्लड के ज़रिए से। ये हार्मोन्स ब्लड में एंटर होंगे और ब्लड के ज़रिए ब्लड उस टारगेट टिश्यू तक पहुँचाएगा इसको। तो रिसेप्टर से मैसेज पहुँचना है कोऑर्डिनेटर यानी ग्लैंड्स तक, किसकी शक्ल में, डिफरेंट हार्मोन्स की शक्ल में, डिफरेंट ये केमिकल्स होंगे। इन्हीं केमिकल्स ने आगे पहुँचाना है मैसेज किसको, इफ़ेक्टर को। मैसेज आगे पहुंच गया इफ़ेक्टर के पास, इफ़ेक्टर क्या करेगा, आगे रिस्पॉन्स शो कर देगा। इफ़ेक्टर कौन थे यहाँ पर, टारगेट टिश्यूज़, नेफ्रॉन, बोन्स, लिवर वगैरह, ये इफ़ेक्टर थे। तो आज इंट्रोडक्शन में हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। 2 टाइप्स देखी हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। प्लांट्स में कौन सी होती हैं, एनिमल्स में कौन सी होती हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन सी होती हैं। सिर्फ एनिमल्स हैं जिनमें ये दोनों तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, जबकि प्लांट्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन की टाइप यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रही है।
उसके बाद हमने इनके 5 कंपोनेंट्स देखे और उनकी डिटेल देखी। 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से थे? स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स। मेन जो 2 पॉइंट हैं ना, ये कोऑर्डिनेटर और इफेक्टर वाले हैं। इनको पता नहीं क्यों बच्चे मिक्स कर देते हैं स्टूडेंट्स। इनमें आपने याद रखना है कि यहाँ पर ये तो सिंपल से थे ना, आपने इनमें सिंपली बता दिया, एक दफ़ा पढ़ लिया, याद हो गया। लेकिन इसमें वो ये दोनों चीज़ें मिक्स कर देते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन का कोऑर्डिनेटर कौन है? नर्वस सिस्टम से याद रखना है कि हमारा नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बनता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेटर ये है। इन्होंने आगे मैसेज इसको देना है, जो इफेक्टर है इसके वो कौन है? मसल्स और ग्लैंड्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेटर ग्लैंड है, जबकि उनके इफेक्टर कौन है? टारगेट टिश्यूज़, नेफ्रॉन, बोन्स एंड लिवर। बाकी सारा बहुत ईजी टॉपिक है।